वेलकम टू एसईओ मास्टर क्लास। दोस्तों इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 15 पॉइंट जो कि ऑप्टिमाइज फॉर गूगल इमेज सर्च रिजल्ट, यानी कि गूगल के इमेज सर्च रिजल्ट के हिसाब से हमको अपने ब्लॉग या अपनी वेबसाइट की इमेज को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमको इमेज कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद इंक्लूड टारगेट कीवर्ड्स इन द फाइल नेम एंड ऐड कीवर्ड रिच और अल्टर टेक्स्ट टू इमेज व्हेन अपलोडिंग। ओके, तो ये सभी चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको याद होगा कि हम पिछले लेक्चर में अपने टाइटल मैटर टैग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब आ गई है बात इमेज की। तो अगर जैसे कि जो आपका पोस्ट रहेगा, जो भी आपका ग्राफिक्स रहेगा, जो भी आपकी ब्लॉग पोस्ट रहेगी या वेबसाइट का पेज रहेगा, उसमें आप जो भी इमेज अपलोड करेंगे उस इमेज को हमको ऑप्टिमाइज़ करना है। तो उस इमेज को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए दोस्तों आप यहाँ रीडेबिलिटी पे जा सकते हैं और आप यहाँ से बैनर इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपको कोई भी इमेज क्रिएट करनी है अपनी ब्लॉग या अपने ब्लॉग पोस्ट या अपनी वेबसाइट के लिए, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो पिछले भी कुछ वीडियोस में, कुछ कोर्सेज में हमने समझाया कि कैनवा वेबसाइट का हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो canva.com है ये बहुत आपको अच्छी फैसिलिटी देता है कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम खुद से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम ब्लॉग बैनर या ब्लॉग ग्राफिक्स जो भी आपको बनाना है वो चूज़ करेंगे और इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ से ब्लैंक ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं या कोई ऑलरेडी बनी हुई टेम्पलेट में से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे काफ़ी टेम्पलेट्स आ रही हैं, आप इस टेम्पलेट्स में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, या तो फिर आप बैकग्राउंड उठा सकते हैं कोई सा भी। तो चलिए हम कोई सा बैकग्राउंड उठा लेते हैं, एक बैकग्राउंड उठा लेते हैं हम, और फिर इसके ऊपर जो है मैं एक शेप डाल देता हूँ ताकि इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम डार्क कर पाएँ। तो शेप डालने के लिए मैं स्क्वायर शेप ले लेता हूँ। स्क्वायर शेप को मैं पूरा बड़ा कर देता हूँ एक बार। ये हो गया। इस शेप को मैं ट्रांसपेरेंसी इसकी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। ओके दोस्तों, फिर यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट में हम ऐड कर देते हैं जो हमारा चेकलिस्ट का टॉपिक चल रहा है ब्लॉग पोस्ट का, तो हम वो टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। उसमें लिख देते हैं एसईओ चेकलिस्ट 2019 और इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ एसईओ। और तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारा एसईओ चेकलिस्ट बन गया। ये मैं फ़ॉन्ट साइज़ जो है, फ़ॉन्ट कलर जो है मैं वाइट कर देता हूँ, वो अच्छा लगेगा। और इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा डार्क हो जाए। एक सेकेंड, हमको शेप का कलर जो है ब्लैक कर देते हैं इस तरीके से। तो अभी काफ़ी अच्छा लगने लगा है। इस इमेज को हम डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही आसानी से आप कोई भी इमेज तैयार कर सकते हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट के लिए। अब हम देखते हैं कि हमको एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से इमेज में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों इमेज में सबसे पहला पॉइंट आता है यूज़ राइट इमेज। यूज़ राइट इमेज यानी कि जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आर्टिकल है, उससे रिलेटेड आपको रिलेवेंट इमेज का ही यूज़ करना है। उससे क्या होगा, इंगेजमेंट अच्छा रहेगा और इमेज जो है एक राइट मैसेज दे पाएगी आपके कस्टमर को या आपके यूज़र को जो भी आपका ब्लॉग पोस्ट पढ़ रहा है। अब दोस्तों कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको राइट इमेज मिलेगी कहाँ से, तो मैं आपको कुछ 2-3 वेबसाइट्स बता देता हूँ जहाँ से आपको फ्री में बहुत सारी इमेजेस मिल सकती हैं। जैसे कि एक है flickr.com, यहाँ से आपको काफ़ी फ्री इमेजेस मिल सकती हैं। उसके अलावा दूसरा है unsplash.com, यहाँ से भी आपको काफ़ी फ्री इमेजेस मिल सकती हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक और है footer.com, यहाँ से भी आपको बहुत सारी इमेजेस मिल सकती हैं जो कि फ्री रहेंगी, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पज़ के लिए, अपने ब्लॉग्स के लिए या अपनी वेबसाइट के लिए। इसके अलावा दोस्तों उन इमेजेस को आप डाउनलोड करके फर्दर एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ कैनवा में डेफिनेटली एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है चूज़ द राइट फाइल फॉर्मेट, यानी कि जो भी आप इमेज कर रहे हैं, इमेज यूज़ कर रहे हैं, उसका राइट फाइल फॉर्मेट आपको यूज़ करना है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जेपीजी फॉर्मेट यूज़ करेंगे, वो आपके लिए हमेशा बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, और वो कंप्रेस भी हो जाता है बहुत आसानी से। दोस्तों थर्ड पॉइंट है ऑप्टिमाइज योर इमेज फॉर द वेब। ऑप्टिमाइज ऑफ योर इमेज फॉर द वेब का मतलब होता है दोस्तों आपकी जो इमेज रहेगी वो बहुत कंप्रेस्ड, उसका साइज़ बहुत छोटा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत बड़े बड़े साइजेस में आपकी इमेज हो। अगर आपकी इमेज का साइज़ बड़ा होगा, हैवी होगा, तो जब आपकी कोई वेबसाइट का पेज लोड करेगा तो उसमें टाइम लगेगा, ज़्यादा डेटा लेगी।
इसलिए अगर आप अपनी इमेज को कंप्रेस करके रखते हैं, उसका साइज़ छोटा रखते हैं, तो उससे आपका जो वेबसाइट का पेज है वो जल्दी लोड हो जाएगा और इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी रहेगी। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी रहेगी तो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्पीड जो है गूगल कंसिडर करता है। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी है तो वो आपकी रैंकिंग में फ़र्क डालेगा डेफिनेटली। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल उठता है कि हम हमारी वेबसाइट की इमेज को जो है वो कंप्रेस कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको 2-3 टूल्स बताता हूँ जिनकी यूज़ करके आप जो है अपनी इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं। दोस्तों एक टूल है imageoptim.com। यहाँ पे आप अपनी इमेज को जो है अपलोड करके यहाँ से कंप्रेस वर्जन उसका डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा टूल है jpgmini.com। jpgmini पे भी आप जो है इमेज को अपलोड करके और दूसरा कंप्रेस्ड वर्जन उसका यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी काफ़ी टूल्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी इमेज को कंप्रेस्ड करके विदाउट लूजिंग द क्वालिटी। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इसमें यह है कि आपकी इमेज की क्वालिटी आपको कम नहीं करना है, लेकिन उसका साइज आपको कम करना है, ठीक है। सो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, इफ यू आर रिड्यूसिंग द साइज, देन दैट इज द ऑप्टिमम रिजल्ट यू विल गेट फ्रॉम द दिस वेबसाइट। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आप ये दोनों टूल का यूज़ करके jpgmini, imageoptim.com, इसके अलावा और भी हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक और बताता हूँ, tinypng या compress jpg डॉट, इस तरीके से आप इन टूल्स का यूज़ करके अपनी इमेज को जो है कंप्रेस कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। चौथा पॉइंट आता है यूज़ इन्फॉर्मेटिव फुल नेम्स। इन्फॉर्मेटिव फुल नेम यानी दोस्तों जैसे कि आपने कैमरे से फ़ोटो खींची या आपने मोबाइल से फ़ोटो खींची, ठीक है, तो आपके मोबाइल में जो इमेज का नाम सेव होता है वो कुछ इस तरीके से सेव होता है, जैसे डेट आ जाएगी या उसमें बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, या इमेज 20116/1122345556.jpg। तो दोस्तों इस तरीके के नाम को आपको यूज़ नहीं करना है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आपके इमेज का नाम है उसको आपको, आपका जो कंटेंट है, आपका जो कीवर्ड है, उस हिसाब से आपको उस नाम को चेंज कर लेना है। जैसे कि हम देख लेते हैं, हमने जो अभी इमेज क्रिएट की है कैनवा में, वो यहाँ पे डाउनलोड हो गई है और डाउनलोड हो गया, उसका नाम एक्चुअली एसईओ चेकलिस्ट ही आया है। लेकिन अगर आप इसकी जगह कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से रीनेम करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, आपका ये जो फाइल रहेगा, जो इमेज रहेगी, उसका जो नाम रहेगा वो वही नाम होना चाहिए जो आपके टॉपिक से, आपके आर्टिकल से रिलेट करता हो, ठीक है। और जितना ज़्यादा रिलेट, और जो इमेज के अंदर जो आप शो करना चाह रहे हो उसी के जैसा आपको अपनी फाइल नेम रखना है, ठीक है। आपको इस तरीके से कुछ भी फाइल नेम नहीं रखना है जो कि यूज़र को पढ़ने में कुछ समझ में ना आए। तो हम ऐसा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, image_seattle_music festival 2015। तो ये जो है नाम भी अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है कि वो इमेज किस बारे में थी या किस बारे में है। इसी तरीके से हमने जो इमेज बनाई तो उसका नाम हमने रख दिया है एसईओ चेकलिस्ट 2019। मतलब वो आप नाम पढ़ के भी समझ सकते हो। गूगल को हर चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्योंकि गूगल यूज़र इंटरफेस, यूज़र साइट से चीज़ें चाहता है कि सिंपल और नॉर्मल दिखे। दोस्तों फोर्थ पॉइंट आता है पे अटेंशन टू द अल्टर टेक्स्ट। दोस्तों अल्टर टेक्स्ट जो होता है एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है जो कि आपकी इमेज का एक तरीके से आइडेंटिटी होता है, ठीक है। और ये जब अगर आपकी इमेज लोड नहीं हो रही, पेज लोड होने पर आपकी इमेज अगर लोड नहीं हो रही हो तो वहाँ पे अल्टर टेक्स्ट दिखता है, जिससे लोगों को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जो इमेज थी वो क्या एक्सप्लेन कर रही थी। साथ ही साथ दोस्तों गूगल भी जो है ये अल्टर टेक्स्ट से, एल टैग भी बोलते हैं इसको, इसी से समझ पाता है कि आपकी जो इमेज है वो किस बारे में है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम हमारी इमेज का अल्टर टेक्स्ट रखें, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि अगर आपको किसी भी वेबसाइट या किसी भी पेज की इमेज का अल्टर टेक्स्ट देखना है तो आप कैसे देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ALT = और ये जो साइन लगा हुआ, आप इस तरीके से जो है किसी भी इमेज का अल्टर टेक्स्ट देख सकते हैं या किसी भी वेबसाइट का इमेज का अल्टर टेक्स्ट देख सकते हैं। तो हम इसको करते हैं एक बार कॉपी, और फिर इस पेज का जो है व्यू पेज सोर्स खोलते हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ माउस पे और यहाँ पे व्यू पेज सोर्स में जाता हूँ, और व्यू पेज सोर्स में जाने के बाद मैं यहाँ से कंट्रोल F के बटन दबाऊंगा। कंट्रोल F के बटन दबाने के बाद यहाँ पे अल्टर = और इन्वर्टेड कॉमा की मैंने बटन दबा रखी है, और इसको मैं एंटर करता हूँ। तो ये मेरे को बता रहा है कि जितनी भी इमेजेस का अल्टर टेक्स्ट है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए अल्टर = और इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो भी नाम लिखा रहता है वो उस इमेज का अल्टर टैग यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे आप किसी भी वेबसाइट के किसी भी पेज का जो है इमेज का अल्टर टेक्स्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वापस आ जाते हैं। अब सवाल उठता है कि हमें हमारी इमेज का अल्टर टेक्स्ट किस तरीके से रखना है। तो दोस्तों हम वर्डप्रेस में आ जाते हैं। वर्डप्रेस में आके जो है हम सबसे पहले हमारी इमेज को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। योस्ट एसईओ में देखो एसईओ का जो आपने काम कर लिया, उसके बाद रीडेबिलिटी आ रहा है। रीडेबिलिटी में आप जो है बैनर इमेज अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड इमेज करेंगे हम। यहाँ से दोस्तों हम अपलोड फाइल की बटन दबाएंगे। अपलोड फाइल में सेलेक्ट फाइल करेंगे। सेलेक्ट फाइल करके जो है हमने जो अभी इमेज क्रिएट की है उसको हम सबसे पहले यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो हमारी इमेज जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और इस तरीके से मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद दोस्तों, अपलोड करने के बाद आपको यहाँ इमेज के ही नीचे देखिए यहाँ पे फाइल नेम ऑलरेडी आ रहा है एसईओ चेकलिस्ट 2019।
अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अल्टर टेक्स्ट क्या करना है। तो अल्टर टेक्स्ट में भी हमको जो है हमारा इमेज या आर्टिकल जो है उससे रिलेवेंट ही लिखना है। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ एसईओ चेकलिस्ट 2019। तो ये हो गया दोस्तों अल्टर टेक्स्ट, जिससे गूगल पहचानता है, जिससे अगर आपकी इमेज लोड नहीं होती है तो आप कोई भी पर्सन उसको समझ सकता है कि यहाँ पे क्या था। तो ये अल्टर टेक्स्ट डालना बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप कभी मत भूलना। तो ये हो जाएगा आपका अल्टर टेक्स्ट एसईओ चेकलिस्ट 2019। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टाइटल खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने अगर अपनी फाइल नेम डाला है तो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होता है कैप्शन। आपको कैप्शन जरूर डालना है। तो यहाँ कैप्शन में भी हम सेम भी लिख सकते हैं या अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एसईओ चेकलिस्ट 2019। एसईओ चेकलिस्ट 2019 में यहाँ पे लिख देता हूँ। बट दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको टाइटल ही यहाँ पे लिखना। आप इसको इस तरीके से मत लेना कि टाइटल या अल्टर टेक्स्ट कॉपी कर दिया। आपकी इमेज के साथ आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं, जो उसके बारे में आप कन्वे करना चाह रहे हैं, जो उसका टाइटल देना चाह रहे हैं, वो आपको कैप्शन में लिखना है। जैसे आप इंस्टाग्राम में, फेसबुक में कैसे अपनी इमेज डाल के उसका कैप्शन लिखते हैं, उस तरीके से आपको यहाँ पे कैप्शन लिखना है। तो आपको ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंटली करनी है, आपका अल्टर टेक्स्ट, आपका कैप्शन, और इमेज अपलोड करने से पहले आपकी इमेज का जो फाइल नेम है वो भी एकदम रिलेवेंट। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है अल्टर टैग का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अल्टर इक्वल्स टू ओल्ड मैन ईटिंग अ बिग स्टिक इन रेस्टोरेंट। ओके, तो इस तरीके से आपको जो है अल्टर टैग ऐसा लिखना है कि कोई अगर उसको पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि वो पिक्चर में क्या है, ठीक है, वो पिक्चर क्या एक्सप्रेस कर रही है। वो एक्सप्रेसिव सेंटेंस आपको आपने अल्टर टैग में लिखना चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेपरेट योर थंबनेल्स फ्रॉम द मेन पिक्चर। जो भी आप अपना थंबनेल रख रहे हैं वो आपकी बाकी पिक्चर से अलग रहना चाहिए। यानी कि थंबनेल का साइज़ आप छोटा भी रख सकते हैं, थंबनेल की क्वालिटी थोड़ी सी आप कम भी रख सकते हैं, क्योंकि थंबनेल सबसे पहले लोड होता है पेज में। तो अगर पेज लोड होने में थंबनेल किसी भी तरीके से रुकावट पैदा ना करे, इस तरीके से आप जो है थंबनेल अलग रख सकते हो, मेन पिक्चर्स को अलग रख सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों को क्रिएट इमेज साइट मैप्स। मतलब जैसे कि अब ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, अगर आपको इसका आइडिया ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। आपका जो भी डेवलपर है, जो भी वेबसाइट पे काम करता है, उसको पता होगा कि साइट मैप्स क्या होते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे करना ये है कि साइट मैप के साथ जो है इमेज का साइट मैप भी होना जरूरी है। अगर इमेज का साइट मैप होगा तो ये गूगल इसको ज़्यादा फेवर करता है, और इसको आपकी इमेज को भी जो है सर्च रिजल्ट में दिखाने की कोशिश करता है। तो अगर आपकी इमेज का साइट मैप नहीं है तो आप कुछ टूल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक टूल का नाम है यहाँ पे गूगल XML साइट मैप फॉर द इमेजेस। ये वर्डप्रेस में आप सर्च करेंगे तो आपको ये टूल मिल जाएगा। एक्चुअली ये प्लगइन है जो आपको मिल जाएगा, और इस तरीके से आप जो है इमेज का साइट मैप बना सकते हैं। बट मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको साइट मैप के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो आप टेंशन ना लें। आपका जो डेवलपर है, जो भी वेबसाइट मैनेज करता है, वो ये साइट मैप बना देगा। बस आपको ये बोलना है कि भाई इमेज का भी साइट मैप बनाना है, जो जो आपने पेजेस का बनाया है वैसे ही आपको इमेज भी वहाँ पर लिस्टिंग करनी है। आखिरी पॉइंट आता है इंटीग्रेट सोशल मीडिया। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जो भी आपकी इमेज डली होगी उसके ऊपर कोई ऐसी बटन आ जाएगी जो सामने वाले यूज़र को ये ऑप्शन देगी कि आप इस इमेज को कहीं और भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि कोई अगर उसको पिंटरेस्ट पे शेयर करना चाहता है, ट्विटर पे शेयर करना चाहता है या इंस्टाग्राम पे शेयर करना चाहता है, तो डायरेक्टली उस बटन पे वो क्लिक करके शेयर कर सकता है। तो इसके लिए कुछ नहीं, आपको एक एडिशनल प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने वर्डप्रेस में या अपनी वेबसाइट में या टूल में, जिससे जो है आपकी इमेज के ऊपर जैसे ही कोई भी कर्सर लेके जाएगा तो उसको वो ऑप्शंस मिलेंगे जिससे वो आपकी इमेज को शेयर कर पाए। अगर आपकी इमेज कहीं भी शेयर होगी तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा कि आपको जहाँ पे भी वो शेयर हो रही है वहाँ से आपको उसकी बैकलिंक मिलेगी, वहाँ से कोई भी उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ सकता है। इस तरीके से जो है हमें ट्रैफिक लाने का एक ऑप्शन भी बढ़ा रहे हैं और हमारी इमेज जो है ज़्यादा पॉपुलर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इमेज शेयर करके अगर आप प्लगइन्स में सर्च करेंगे तो आपको कुछ प्लगइन्स मिल जाएंगे वर्डप्रेस में। जैसे देखिए मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपका ये जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू में जाएंगे। ऐड न्यू में जाके आपको सर्च करना है यहाँ पे सोशल शेयरर। एक बार पेज लोड हो जाए तो हम लिखते हैं, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा सोशल शेयरर, और इसको मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी प्लगइन्स आ जाएंगे जिनकी हेल्प से देखिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ प्लगइन्स आ गए हैं। वर्डप्रेस सोशल शेयर, सोशल लॉगिन एंड सोशल कमेंट्स प्लगइन, वर्डप्रेस सोशल शेयरिंग प्लगइन, सैसी सोशल शेयर। तो इस तरीके से ये जो प्लगइन्स होते हैं ये किसी भी यूज़र को आपकी इमेज पे अगर कर्सर लाएगा तो वो ऑप्शन देंगे कि इस इमेज को आप शेयर कर सकते हो। अगर कोई भी विजिटर, कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है और आपकी इमेज को शेयर करता है तो इससे आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी और आपकी इमेज जो है ज़्यादा शेयर होगी। तो गूगल भी इसको कंसिडर करेगा कि ज़्यादा लोग इस इमेज को पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उसको आपके सर्च रिजल्ट में दिखाएगा। गूगल के सर्च रिजल्ट में जब आपकी इमेज दिखेगी तो इससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग पे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब भी आप इमेज अपलोड कर रहे हैं अपने ब्लॉग पोस्ट पे, आर्टिकल पे या वेबसाइट पे, तो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से किन
किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो बातें हमने अभी इस लेक्चर में डिस्कस करी। आई होप आप इन सभी बातों का अमल करेंगे, इनको अप्लाई करेंगे। इससे जो है आपकी इमेज, आपकी वेबसाइट के पेज पे जो इमेज है वो भी आपके पेज को, आपकी वेबसाइट को सपोर्ट करेगी उसकी रैंकिंग बढ़ाने में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बहुत सारे लोग जो है इमेज एसईओ को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों, अल्टर टेक्स्ट का यूज़ नहीं करते हैं, कैप्शन का यूज़ नहीं करते हैं, साइज़ का यूज़ नहीं करते हैं। तो आप इन मोटी मोटी बातों पर ध्यान दीजिए, तो उससे आपका जो एसईओ है वो काफ़ी इंप्रूव होएगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।